जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य में जो यूजीसी नेट का सिलेबस लेकर चल रहे हैं उस पाठ्यक्रम के तहत अगर देखें तो जो यूनिट 8 है, जो हिंदी नाटक से संबंधित यूनिट है, आज उस यूनिट में हम हिंदी नाटक में जो बात करने वाले हैं वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित जो नाटक है चंद्रगुप्त नाटक, उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके प्रीवियस के वीडियो में आपने देखा होगा, हम ये जो सीरीज़ है ये क्रमशः ये सीरीज लेकर चल रहे हैं। और इससे पूर्व के सीरीज में आपने देखा होगा कि जो पहला नाटक करवाया गया था वो जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, जो हमारे पाठ्यक्रम में अगर देखें यहाँ पे लगा हुआ है जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो अंधेर नगरी नाटक है और भारत दुर्दशा नाटक है। तो इसके प्रीवियस के वीडियो में हमने ये दोनों ही नाटक करवा दिए हैं। और जो आज हमारे नाटक का विषय है वो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक। इसके बाद स्कंदगुप्त नाटक, ध्रुव स्वामिनी नाटक, यानी चंद्रगुप्त के द्वारा जो रचित नाटक है उसमें स्कंदगुप्त भी हमारे पाठ्यक्रम में है, ध्रुव स्वामिनी भी है, चंद्रगुप्त तो है ही। तो आज जो चर्चा का विषय है वो कौन सा, ये है चंद्रगुप्त के द्वारा जो रचित नाटक है ये। जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के बीच जो यूजीसी नेट हिंदी के तहत हिंदी नाटक संबंधी विधा पर चर्चा करने वाले हैं। इसके प्रीवियस के वीडियो में हमने जो बात की है वो भारतेंदु जी के द्वारा जो अंधेर नगरी नाटक है हमने उस पर चर्चा की है। इसके बाद भारत दुर्दशा नाटक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ही रचित नाटक है उस पर चर्चा की है। आज जो विषय है वो है चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक के अलावा भी हमारे पाठ्यक्रम में देखें यूजीसी नेट के द्वारा प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त भी नाटक भी लगा हुआ है और ध्रुव स्वामिनी भी नाटक लगा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से भारतेंदु जी का हिंदी नाटक जगत में, या कह सकते हैं कि हिंदी नाटक की जो विधा है उसमें जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, उसी तरीके से प्रसाद जी का भी योगदान यहाँ पे दृष्टिगोचर होता है। तो ये दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, और ये क्रमशः जो नाटक का सीरीज है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो सीरीज कंटिन्यूअस हम लेके चल रहे हैं। यूजीसी नेट दिसंबर का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 महीने करीब हैं। और आपको जो लास्ट की यूनिट है, अक्सर आप छोड़ देते हैं नाटक वगैरह का यूनिट, लेकिन उन्हें भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे ही यूनिट करेंगे तब ये मान के चलिए कि आपका जो है मैक्सिमम चांस है कि आराम से जो है स्कोर आप कर सकते हैं, क्रैक भी कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए 70+ क्वेश्चन हमें सही कैसे करना है, इस टारगेट को रखते हुए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग भी कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सीरीज जरूर लगाते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा चंद्रगुप्त नाटक है, सबसे पहले चंद्रगुप्त जो नाटक है, हम इस नाटक के बारे में चर्चा करते हैं। नाटक के क्षेत्र में देखें तो जयशंकर प्रसाद जी एक ऐसे नाटककार के रूप में आते हैं कि इसके पहले जो नाटक की विधा में लेखनी चलाई गई थी उसमें ऐसा कोई नाटक, ऐतिहासिक नाटक का कलेवर किसी ने नहीं रचा था। आपने इसके पहले जो है इसके पहले अगर आपने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो नाटक रचे गए हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कहीं ना कहीं सामाजिक संदेश, सामाजिक योगदान देने के लिए जो है अंधेर नगरी हुआ, भारत दुर्दशा हुआ, ये सब नाटक रचे गए हैं। उनके अलावा नील देवी, उनका कुछ तो ऐतिहासिक लगता है, परंतु आप पूरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उस नाटक को नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चंद्रगुप्त नाटक है, नाम से ही आप पढ़े होंगे, कभी ना कभी आपने इतिहास में चंद्रगुप्त का नाम पढ़ा होगा कि मगध का एक सम्राट था। एक समय ऐसा था जो भारत पर एक छत्र जो राज करने वाला था, वो कोई सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ऐसा क्या कारण पड़ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ऐतिहासिक पात्रों को लिख के एक हिंदी साहित्य की विधा में जो है हमारे साहित्यकारों को लेखनी चलानी पड़ी। तो इसके लिए आप ये देखिए कि ये जो लेखन का समय रहा है करीबन 1931, जो इसका प्रकाशन वर्ष रहा है, उस समय हमारे भारत की स्थिति क्या थी क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही होंगी जिसको लेके एक साहित्यकार का जो चिंतन मनन है, मंथन है, वही उसके विचारों को लेखनी के रूप में वो लेखनीबद्ध करता है। तो ये जो चंद्रगुप्त नाटक
जो रचा गया उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है जयशंकर प्रसाद जी का। एक प्रमुख ऐतिहासिक नाटक के रूप में ये हमारे समक्ष आता है और भारतीयों के मन में भारत के गौरव का भाव जगाने का कार्य करता है। और ये कब? जब हम कहीं ना कहीं पराजित मनोवृत्ति के शिकार होते हैं। इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष तथा उस संघर्ष में भारतीयों की विजय को दिखाया गया है। यानी हमारा संघर्ष किससे है? विदेशियों से है। और उन विदेशियों से हमें कैसे जो है पार पाना है, उन विजय को दिखाया गया है। ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है, जो हमारे संपूर्ण देश पे उस समय कहते हैं कि हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था, तो हमारे खुद के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को कैसे जागृत किया जाए। क्योंकि उस समय देखिए राजनीतिज्ञ अपना काम कर रहे थे, अपनी तरफ से समाज का उत्थान कर रहे थे, समाज सुधारक अपनी तरफ से कर रहे थे, तो फिर एक साहित्यकार जो है वो किस तरीके से समाज को योगदान दे सकता है? तो उनका योगदान देने का तरीका ये है कि हम अपने अतीत के गौरव गान को किस तरीके से लोगों को याद कराएं। ये चीज़ आपने भारतेंदु जी के द्वारा जो नाटक भारत दुर्दशा पढ़ा था, तो भारत दुर्दशा में भी आपने पहले ही अंक में पढ़ा था कि लावनी गीत गाते हुए कैसे वो याद दिलाता है कि एक भारत जो हमारा भारत की दुर्दशा आज कैसे हुई है, भारत का प्राचीन गौरव जो है उसको याद दिलाता है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ भी जो है इस तरीके से जो नाटकों को रचकर, एक ऐतिहासिक पात्रों को रचकर भारत में जो पराजित मनोवृत्ति या जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसे कुंठा के शिकार लोग थे जिन्हें अपने संबल का याद नहीं था, उनको उनके सामर्थ्य को याद दिलाने के लिए जो है इस तरीके से रचनाएं रची गई। तो चंद्रगुप्त नाटक का कथानक इतिहास की कुछ घटनाओं को केंद्र में रखकर जो है रचा गया है। लेकिन इससे पूर्व हम चंद्रगुप्त नाटक पर आगे बढ़ने से पूर्व हम चंद्रगुप्त नाटक के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, उन पर चर्चा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम चंद्रगुप्त नाटक के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ आप जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय संबंधी कुछ जानकारी आपको होनी ही चाहिए। हालांकि हम एक डेडिकेटेड वीडियो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे, प्रसाद जी पे, इसी तरीके से आप देखिए कि मोहन राकेश जो हैं, तो जो भी नाटककार हैं उन पे बनाएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल आपको जो है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो ये नाटक रचा गया है, तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी आपको जानना है। यहाँ पे देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके द्वारा अगर देखें तो इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी है। जन्मस्थान काशी, सुगनी साहू परिवार में, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए जन्म इनका क्या है, जन्म सन 1889 ईस्वी, जन्मस्थान है काशी और ये सुगनी साहू परिवार में और उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। निधन इनका सन 1936 में, तो 1889 से 1936 निधन का वर्ष है इनके। माता का नाम इनके मुन्नी देवी है। इनके अलावा पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद है। बाबू देवी प्रसाद इनके जो है अगर देखें तो इनके पिता का नाम है। और इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम अगर बात करें तो इनका उपनाम क्या है, झारखंडी खांडे राव। तो झारखंडी भी कहते हैं, खांडे राव भी कहते हैं, तो इन्हें उपनाम से संबोधित झारखंडी, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि झारखंडी के उपनाम से जो है किसे जाना जाता है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है। उपनाम में देखिए तो झारखंडी प्रसाद को बचपन में पुकारा जाता था। तो झारखंडी इनको कब कहा जाता था, झारखंडी इनको बचपन में पुकारा जाता था झारखंडी के उपनाम से। इनके अलावा खांडे राव प्रसाद को बचपन में पुकारा जाता था खांडे राव, तो झारखंडी भी नाम से संबोधित किया जाता था, बचपन में इनको खांडे राव के नाम से भी संबोधित किया जाता था। और कलाधर, इस नाम से ये ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी का देखें तो जैसे दे दिया गया कि इनमें से कौन से ऐसे रचनाकार हैं जो कलाधर के उपनाम से भी रचनाएं रचते थे, तो उसमें आ जाएगा कि कलाधर उपनाम से रचना रचने वाले जो है नाटककार के रूप में हम जयशंकर प्रसाद जी को जानते हैं। इनके अलावा अगर देखें तो इनके परिवार की गणना उस समय वाराणसी के समृद्ध परिवारों में होती थी। इसे एक बात और भी पता चलता है कि क्या उस समय आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो साहित्यकार जैसी चीज़ों की साधना की जाती थी, तो वो आर्थिक दृष्टि से इतने लाभप्रद नहीं होते थे साहित्यकारों के लिए। एक व्यवसाय के रूप में ये कभी भी नहीं करते थे। आपने इनके बारे में कभी अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आता है कि ये कहते हैं कि हम अपने साहित्य को व्यवसायिक तौर पे नहीं देखते,
जीवन यापन के लिए हमारा जो व्यवसाय है वो अलग है और साहित्य हमारी साधना है। तो उस समय आप लोगों के जो साहित्यकार, जो सजग प्रहरी थे हमारे देश के, उनके अंदर जो है राष्ट्र प्रेम की भावना, उसको भी समझ सकते हैं। तो ये इनके परिवार की गणना वाराणसी के उस समय से के समृद्ध परिवारों में होती थी और प्रसाद का परिवार जो था वो शिव का उपासक था। इनकी 12 वर्ष की आयु में इनके पिता का और 15 वर्ष की आयु में बड़े भाई जो शंभू रतन थे उनका देहांत भी हो गया था। प्रसाद तरुणाई अवस्था में ही माता पिता, बड़े भाई, 2 पत्नियों और इकलौते पुत्र की वियोग व्यथा झेल चुके थे। तो देखिए, एक लेखक जब लिखता है, जब हम कामायनी जैसी रचनाएं इनके द्वारा पढ़ते हैं या आंसू जैसी कविता पढ़ते हैं, तो एक बार भाव विभोर उठते हैं कि इस तरीके से एक लेखक इतनी गहराई में कैसे उतर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो उनके खुद के जीवन के अनुभव, उनके खुद के जीवन में घटित घटनाएं होती है, वो जो है लेखनीबद्ध होकर हमारे समक्ष आती हैं, उनके दुख के आंसू होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 12 वर्ष में पिता नहीं, 15 वर्ष में बड़े भाई शंभू रतन नहीं, प्रसाद तरुणाई, जब तरुणाई अवस्था में लोग कह सकते हैं कि जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, उस समय माता पिता, बड़े भाई, 2 पत्नी और इकलौते पुत्र की वियोग व्यथा झेल चुके थे। इतने लोगों की वियोग व्यथा को ये झेल चुके थे, उतने अल्पायु में ही देखा जाए तो। इनके द्वारा अगर देखें तो कुछ जो काव्य संग्रह हैं, तो द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा में इनके द्वारा जो रचित काव्य संग्रह हैं, उनमें उर्वशी 1909 ईस्वी में, वन मिलन 1909 ईस्वी में। इसको हमने इस प्रकार यहाँ पे आपके लिए इसलिए लगा दिया है क्योंकि आपने देखा होगा यूजीसी नेट में अभी तक का जो ट्रेंड रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने का, तो अक्सर वो क्या कहते हैं कि 4 ऑप्शन देंगे आपको क्रम से लगाने के लिए, कि 1909 में, 10 में आपको क्रमशः इन्हें लगाना है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार या रचनाकारों के अनुसार लगाना है। तो ये ट्रेंड तो रहा है, तो ये तो हमें पढ़ना ही है, इस तरीके से जो है ये फैक्ट वाइज चीज़ों को पढ़ना ही है। लेकिन जो हमारे यूनिट 4, 5, 6, 7 जिसमें गद्य की विविध विधाएं, नाटक, कहानी, कविता, उपन्यास ये लगे हुए हैं, इसको हमें छोड़ना नहीं है। अक्सर हम इसे छोड़ देते हैं, ज़्यादातर जो सेकंड यूनिट है उस पर ध्यान दे देते हैं, पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मेरे खुद का अनुभव है यूजीसी नेट क्लियर करने का कि आपका जो क्वेश्चन होता है ये सबके इतर भी जो आपके पाठ्यक्रम में लगा होता है उसमें अंदर से इन डेप्थ चीज़ों को पूछता है। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करें, कुछ मार्क्स से रह जाएंगे। और नहीं तो आप ये सोचिए ना कि और भी बड़े एग्जाम में बैठेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम में, तो आपको इन डेप्थ मांग करते हैं, इवन इंटरव्यू वगैरह में भी अपीयर होंगे तो बहुत ही गहराई की मांग करते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई करें। तो यहाँ पे देखिए, द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह में उर्वशी है, वन मिलन है, इनके अलावा प्रेम राज्य है, अयोध्या का उद्धार इनका 1910 में आया है, शोकोच्छ्वास 1910 में है, बबरू वाहन करके 1911 में इनके द्वारा जो है बबरू वाहन रचा गया है, वो जो है बबरू वाहन 1911 में रचा गया है। इसके अलावा द्विवेदी युगीन खड़ी बोली में रचित इनके द्वारा जो काव्य है वो कौन सा है, कानन कुसुम 1913 में है। कानन कुसुम एक चीज़ ये भी है कि खड़ी बोली कविताओं में अगर देखें तो खड़ी बोली कविताओं का ये प्रथम संग्रह माना जाता है, किसको, कानन कुसुम को। इनके अलावा करुणालय है, करुणालय देखें तो 1913 में इनके द्वारा करुणालय है, प्रेम पथिक 1913 में। महाराणा का महत्व अगर देखें तो 1914 में इनके द्वारा महाराणा का महत्व जो है वो आया। प्रसाद की कहानी संग्रह के बारे में बात करें तो कुल 69 कहानियां लिखी गई हैं इनके द्वारा। कितनी, 69 कहानियां, जो 5 संग्रहों में संकलित हैं ये कहानियां, जिसमें छाया है 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि कहानी है 1926 ईस्वी में, प्रतिध्वनि कहानी है, आकाशदीप 1929 ईस्वी में है, आधी 1931 ईस्वी में है, इंद्रजाल 1936 ईस्वी में। तो ये इनकी कहानियों का पूरा क्रम हो गया। प्रमुख कहानियों में पुरस्कार कहानी, देवव्रत कहानी, ममता, शालवती, बेणी, गुंडा। तो यहाँ पे देखिए जो है क्रमशः ये दिया गया है कि इनके द्वारा जो जो भी कहानियाँ लिखी गई हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा यथार्थपरक कहानियाँ हैं, जैसे मधुआ है, गुंडा है, छोटा जादूगर है इनके द्वारा। उपन्यास में देखिए इनके 3 प्रसिद्ध उपन्यास हैं, 3 ही हैं, और उसमें कंकाल जो है 1929 में लिखा गया, तितली उपन्यास 1934 में लिखा गया, इरावती जो उपन्यास है, तो इरावती उपन्यास इनके द्वारा, इरावती अपूर्ण उपन्यास है, पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन इनके द्वारा रचित उपन्यास है। जब हम छायावाद पढ़ते हैं तो छायावाद में देखते हैं कि छायावादी 4 स्तंभ है जिन्होंने छायावाद को कह सकते हैं कि खड़ा करने में अपना पूरा योगदान दिया है, जिसमें महादेवी वर्मा का नाम पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का नाम पढ़ते हैं, निराला का भी पढ़ते हैं, पंत का भी पढ़ते हैं। लेकिन एक छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी की बात आती है, तो जो छायावाद का बृहत्त्रयी है उसमें आप महादेवी वर्मा जी जो हैं
महादेवी वर्मा जी को अगर आप निकाल देंगे तो महादेवी वर्मा के अलावा जो है प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जब भी ये क्वेश्चन कभी आता है कि छायावादी काव्य के तहत जो बृहत्त्रयी है उसमें कौन इनमें से नहीं आते हैं, और उसमें आपका नाम दिया गया है प्रसाद, पंत, निराला, इनके अलावा महादेवी वर्मा का नाम दिया गया है, तो बृहत्त्रयी में जो है महादेवी वर्मा जी नहीं आती हैं। बाकी जब छायावादी 4 स्तंभों के नाम आते हैं तो उसमें महादेवी वर्मा जी को भी ऐड कर देते हैं। इनके अलावा इनके द्वारा रचित बहुत सारे नाटक हैं। इनमें जो प्रसिद्ध कुछ नाटक यहाँ पे दिए हैं क्रमशः अजातशत्रु नाटक, ध्रुव स्वामिनी नाटक, स्कंदगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक, एक घूट नाटक, राज्यश्री नाटक, विशाख नाटक, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक, उर्वशी, उर्वशी जो है वो चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित जो होता है वो चंपू काव्य होता है, सज्जन एकांकी नाटक, प्रायश्चित एकांकी नाटक, कल्याणी परिणय एकांकी नाटक, कामना जो है इनके द्वारा कामना नाटक भी रचा गया है। तो इस तरीके से देखिए हमने अभी तक जो बात किया वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा उनके जीवन परिचय के बारे में, वो किस तरीके से बृहत्त्रयी में आते हैं, उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो कुछ हमने ओवरऑल जानकारी ली जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। अब यहाँ से शुरू होता है जो यूनिट 8 हिंदी नाटक, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रगुप्त नाटक के बारे में। तो हमने ये तो बात कर ही ली कि चंद्रगुप्त नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो रचित नाटक है, तो उस नाटक में अगर देखें तो उस नाटक में आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेके अलग अलग जो पात्र हैं उनके माध्यम से सामाजिक संदेश दिया गया है, राष्ट्र उत्थान का काम किया गया है, राष्ट्र प्रेम को जगाने का काम किया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः अगर इस नाटक के बारे में जानकारी लें तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1931, यानी जो चंद्रगुप्त नाटक हमें देखने को मिलता है वो 1931 में रचा गया है। और इनके अलावा ये रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये अंक जो आप नाटक देखते हैं तो ये अंकों में विभक्त होता है। तो यहाँ पे जो ये नाटक है ये कुल कितने, तो ये कुल 4 अंकों में विभक्त है। कितने, ये जो नाटक है ये कुल 4 अंकों में विभक्त है। और एक एक अंक में आप देखेंगे तो क्रमशः जैसे 4 अंकों में कुल 44 दृश्य मिला के हैं, टोटल 4 अंक हैं और 44 दृश्य उसमें मिला के हैं। ये जितने भी फैक्ट बता रहे हैं इनको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यूजीसी नेट में जब 2 और 3 लाइन के ऐसे क्वेश्चन वो बनाते हैं तो उसमें इस तरीके से फ्रेम कर देते हैं कि जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक संबंधी उक्त कथन में से कौन सा एक सही है या कौन सा एक सही नहीं है, या उपरोक्त में से कौन कौन सा सही है। तो उसमें से पता लगा दे दिया कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 है और इसमें 4 अंक हैं, 44 कुल पात्रों की संख्या 35 है, जिसमें स्त्री पात्र 24 पुरुष हैं, 11 स्त्री पात्र हैं। इन सारे को कंठस्थ करना क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है, यूजीसी नेट के पूछने का कलेवर ये होता है। जैसे ही हम ये जो आपका पाठ्यक्रम ये समाप्त करेंगे तो हम इनके जो प्रीवियस के क्वेश्चन है या क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल उसी के अनुरूप आपका जो ये हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रेम किया जाता है, उसी के अनुरूप हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकाशन वर्ष 1931 है, रचयिता इनके जयशंकर प्रसाद हो गए। अंक देखें तो कुल कितने अंक हो गए, तो कुल 4 अंक हो गए। कुल पात्रों की संख्या हमने बताया 35 है। अब देखिए इसमें जो 35 पात्र हैं तो इन 35 पात्रों में इसमें 24 पुरुष हैं और 11 स्त्री पात्र हैं। तो इनको भी ध्यान रखना है कि कुल इसमें पात्रों में 35 में 24 जो हैं ये पुरुष हैं और 11 जो है इसमें स्त्री पात्र हैं। 4 अंकों में कुल दृश्य 44 दृश्य मिला के है। अब जैसे एक अंक में आप देखिए तो क्रमशः एक एक अंकों में दृश्यों के बारे में बताया गया है। जैसे क्रमशः अगर आप देखिए तो पहला जो दृश्य है उसमें 11 दृश्य दिखाया गया है। अगर एक एक दृश्य के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से कि नाटक का जो प्रारंभ होता है, तो पहले फैक्ट पे बात कर लेते हैं फिर आते हैं वापस। तो देखिए पहले में 11 दृश्य है क्रमशः, दूसरे में देखें तो 10 है और तीसरे में 9 है, फिर 14 है। यहाँ पे देखिए हमने कहा था इतिहास की 3 घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया है कि सिकंदर का आक्रमण कैसे होता है, मगध की सत्ता पे जो है चंद्रगुप्त किस तरीके से वो शासन करते हैं, कैसे बैठते हैं। और आपने ये चीज़ पढ़ा होगा विष्णुगुप्त के बारे में या चाणक्य के बारे में। चाणक्य जो गुरु होते हैं जो शिष्य को पहचान लेते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य पे आखिर जो है किसको शासन करना चाहिए, कौन वो योग्य व्यक्ति है ना। तो उनके बारे में कि वो शासन सत्ता कैसे संभालते हैं और अखंड राष्ट्र की जो एक कल्पना होती है, तो उस समय जो है अखंड भारत को किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत पे शासन करने वाले होते हैं। उसके अलावा जो है इसमें नंद कुल है
जो मगध साम्राज्य में नंद कुल, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं वही कि अंधेर नगरी में टके सिर भाजी टके सिर खा जाए, यानी इस तरीके से सत्ता के केंद्र में कोई व्यक्ति बैठा हो जो एक तरीके से विलासिता पूर्ण जीवन जी रहा हो, उसे प्रजा पालक या प्रजा हितैषी से कोई मतलब नहीं है। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है नंद महापद्मनंद की, और किस तरीके से जो है समूल जो ये नंद वंश है उसका नाश होता है वो भी बताया गया है। और फिर सिकंदर का आक्रमण कैसे होता है, सेल्यूकस उनके साथ कैसे आता है, तो ये पूरा जिक्र जो है इसमें किया गया था। तो कुछ ये घटनाएं हैं इसमें। इनके अलावा नाटक का आधार क्या है और मौर्य सम्राट जो है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, इनका इतिहास क्या रहा है, और नाटक की विषय वस्तु के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए जो नाटक है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की परिस्थितियां क्या थी। तो हमने पहले भी बात की कि हर एक साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, आपकी परिस्थितियां आपको मजबूर करती हैं उस तरीके से बनने की। कोई व्यक्ति, अगर आप ये कहें कि कोई भी बंदा अगर वो चोर बन गया तो ऐसा नहीं कि वो चोर बनने के लिए ही आतुर था, ऐसा कुछ हो सकता है उसकी ऐसी परिस्थितियां कि उसको चोरी करनी पड़ी हो। तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी हमारे देश में, जब हम गुलामी के शिकार थे, गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, अपने ही देश में हम एक तरीके से बेघर होकर जी रहे थे। तो ऐसे गुलामी के दौर में जो हमारे साहित्यकारों ने जिस तरीके से लिखा, समाज को योगदान देने के लिए लिखा, तो वो परिस्थितियां थी कि इस तरीके से लोगों को राष्ट्र उत्थान का काम करना, तो अतीत के गौरव की बात बतानी है, अपने सामर्थ्य को लोगों को याद दिलाना है, और उसका सबसे सशक्त माध्यम है मनोरंजन का। आज भी हमें कुछ भी समाज में कोई सामाजिक जागरूकता फैलाना होता है तो उसके लिए हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो सामाजिक जागरूकता के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनमें जो आता है वो मनोरंजन का साधन आता है। तो उस समय मनोरंजन के साधन में लोग साहित्य पढ़ते थे, तो यहाँ पे साहित्य को ध्यान में रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए नाटक के विषय वस्तु के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की परिस्थितियों का चित्रण है, विदेशी आक्रमण का चित्रण है, सिकंदर और सेल्यूकस आक्रमण कैसे होता है, सिकंदर उनका जो साथ में आता है वो सेल्यूकस, उसका किस तरीके से आक्रमण होता है। और एक चीज है, कभी भी आप देखिए कि आपका घर कैसे टूटता है, जब घर का हर एक व्यक्ति अपने को एक अलग सत्ता महसूस करे, वो ये ना महसूस करे कि हम सब एक इकाई हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो वैश्विक युद्ध जब होता है या प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इतिहास में देखते हैं जब आप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसके पीछे सबसे बड़ा मूल कारण क्या है कि लोगों के अंदर ये भाव नहीं होना कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी एक है, हम सभी एक हैं। या ग्लोबल वार्मिंग से इस दुनिया का तहस नहस हो जाना, तो लोगों को इस तरीके से बेपरवाह होना कि अगर एक व्यक्ति बर्बाद होगा तो ये दुनिया में सब अपने भाई हैं। उस समय भी हमारा देश जो था भारत, वो खंडशः बटा हुआ था। हर एक व्यक्ति गांधार का सोच रहा है कि बस ये मेरी ही इतनी जितनी भी टेरिटरी है वो सिर्फ मेरी सत्ता है। अगर वो व्यक्ति सोच रहा है कि ये जितनी दूर पे मैं हूं वो सिर्फ मेरी सत्ता है। अगर आज भारत में अगर देखें कि जितना भी राज्य है वो कल को आक्रमण हो और हर एक जितनी भी टेरिटरी यानी जितने भी राज्य हों वो अपने को अलग समझे, अपने की अलग डिसीजन पावर के लिए मांग करें, तो फिर हम एक साथ लड़ नहीं सकते। और उस समय ये चीज़ भारत के लिए सख्त जरूरत थी। उस समय आंतरिक कूटनीतियों, आंतरिक कलह की वजह से आप देखेंगे कि भारत में जो है बाहरी सत्ता यहाँ पे आई और उसने राज किया, और यहाँ के खुद के लोग अपने भारत के गौरव के अतीत को भुला के वो गुलाम हो गए और इतने वर्षों तक गुलाम रहे। राष्ट्रीय एकता की कमी, एकता का अभाव, ये सबसे बड़ा कारण था। तो विषय वस्तु भी क्या होगा, आंतरिक कूटनीतियों का चित्रण इसमें किया गया कि लोग कैसे ही एक दरबार में ही लोग एक दूसरे को कैसे फूट डाल रहे हैं, फूट डालो राज करो, यही तो अंग्रेजों की भी चाल थी। विदेशियों से भारत का संघर्ष, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि विदेशियों से जो भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय की थीम को यहाँ पे उठाया गया है। बहुत सारे गीत गाए गए हैं और गीतों के माध्यम से जो है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम को जगाने की कोशिश की गई है। पात्र परिचय बहुत जरूरी है, आपको एक एक पात्रों का नाम याद होना चाहिए कि ये किस नाटक में आता है। हमने ये चीज़ जब अंधेर नगरी पढ़ाया था तब भी जिक्र किया था, भारत दुर्दशा पढ़ाया तब भी जिक्र किया, और इसमें भी पात्र परिचय के तहत आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है।
यहाँ पे देखिए, जब सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष पात्रों की एक एक करके, तो पुरुष पात्रों में देखिए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कह सकते हैं तो मुख्य पात्र हैं, मौर्य साम्राज्य के निर्माता, एक धीरोदात्त नायक। नाटक में हम पढ़ते हैं कि धीरोदात्त नायक कौन है, उदात्त नायक कौन है। तो यहाँ पे जो चाणक्य है विष्णुगुप्त, जो चाणक्य विष्णुगुप्त हैं। तो मौर्य साम्राज्य को खड़ा करने का एक गुरु ही काम करता है। आप देखते हैं कि गुरु के गुरुकुल में चंद्रगुप्त मौर्य उस समय आप कह सकते हैं कि महान गुरुओं में से एक थे। उन्हीं के यहाँ सभी ने स्नातक किया, सभी ने उनके गुरुकुल में पढ़ा, लेकिन उसमें से उन्होंने पहचाना, हीरा को पहचाना, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य सम्राट, एक धीरोदात्त नायक, साहसी है, आत्मविश्वासी है, निर्भीक है, तभी तो एक छत्र राज कर पाया भारत जैसे देश पर। अंत में वो मगध को ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष को जीता है, संपूर्ण भारतवर्ष का वो सम्राट बनता है। और चाणक्य, जिनको दूसरे नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उनके अंदर दूरदर्शिता है, सतर्कता है, अपने देश को बचाने की जद्दोजहद है। नहीं तो ये गुरु धर्मिता निभाते, वो चापलूसी भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपने देश को बचाना है। इसलिए हर एक देश के जो सजग प्रहरी हैं, नागरिक हैं, उन्हें ये चिंता होती है कि हमारा देश सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। हर एक व्यक्ति का अपने जीविकोपार्जन का जो एक धर्म होता है वो तो होता ही है। हमने आपको पहले भी बताया कि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में व्यवसाय की दुनिया अलग है, लेकिन वो जीविकोपार्जन के साधन के लिए वो अलग काम करते हैं, लेकिन वो अपने साहित्य की साधना, अपने राष्ट्र के उत्थान, अपने देश के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में योगदान के लिए समक्ष आते हैं। उसको बेचने के लिए व्यवसाय के रूप में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य गुरु होते हैं, वैदिक अनुयायी होते हैं, और नाटक में तत्कालीन समाज में जो व्याप्त ब्राह्मणत्व है उसके भी प्रतिनिधित्व हैं, उसको सबके समक्ष रखते हैं। नंद मगध का राजा, नंद मगध का राजा होने के साथ साथ यहाँ पे देखें जो कल्याणी है, कल्याणी का पिता भी होता है। कल्याणी का पिता जिसे पर्वत से जो पर्वत यहाँ पे दिया है पर्वतेश्वर, ये जो पंजाब का राजा पर्वतेश्वर होता है, यानी पुरुष जो कल्याणी से विवाह करने के लिए मना कर देता है और जिसे वो क्रुद्ध हो जाता है, नंद का मगध का राजा, और उसकी कल्याणी जो पुत्री है वो भी। तो यहाँ पे देखिए जो ये है पंजाब का राजा है। और पोरस, आपने पोरस का नाम इतिहास में सुना होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो सिकंदर के सामने समर्पण नहीं करता आम्भिक की तरह। आम्भिक तो बिक जाता है। आम्भिक की बहन अलका जो राष्ट्र प्रेमी बहन होती है वो कहती है कि राष्ट्र को बेचना नहीं है, लेकिन आम्भिक बिक जाता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर पोरस के नाम से जानते हैं इतिहास में, सिकंदर भी घुटने टेकता है उसके सामने, नतमस्तक होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को, कोई भी आत्मसम्मानी व्यक्ति है, आत्मसम्मान वाला व्यक्ति है, वो पसंद होता है। वो सिकंदर भी उसके आत्मसम्मान को समझता है। तो यहाँ पे बहुत ही उम्दा पात्र होता है परमेश्वर, नंद मगध का राजा। राक्षस एक पात्र है, यहाँ पे राक्षस पात्र है, ये मगध का आमात्य होता है। वररुचि जो होता है कात्यायन मगध का आमात्य होता है। सक्तार यहाँ पे मगध का मंत्री होता है। आम्भिक जिसके बारे में हमने बात किया, तक्षशिला का राजकुमार आम्भिक। आम्भिक वही है जो क्या करता है कि समर्पण कर देता है, सिकंदर से मिल बैठता है। फिलिप्स सिकंदर जो कि ग्रीक विजेता है, मौर्य सेनापति। एनीसा क्रोटी सिकंदर का सहचर है। देवबल, नागदत्त, गढ़मुख्य, मालव गणतंत्र के ये सब पदाधिकारी होते हैं। साइबर्टियस ये मेगास्थनीज यवन दूत होता है। गांधार नरेश, आम्भिक का पिता गांधार नरेश जो है ये आम्भिक का पिता होता है। और हाँ, यहाँ पे आम्भिक ही नहीं, आम्भिक का पिता गांधार नरेश जो गांधार देश की रक्षा के लिए होना चाहिए वो भी रक्षा नहीं करता है, वो भी बिक जाता है। सेल्यूकस ये सिकंदर का सेनापति होता है, सेल्यूकस। तो इस तरीके से यहाँ पे पुरुष पात्रों का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे इस नाटक में बहुत ही अहम किरदार होता है स्त्री पात्रों का भी। उस समय आप देखिए कि नाटक की भूमिका में स्त्री पात्र भी बहुत ही सशक्त रोल अदा करती थी। चाहे आप ध्रुव स्वामी नाटक देखेंगे, अस्कंद गुप्त देखेंगे, जहाँ पे देवसेना का नाम सुनेंगे, ये ऐसे पात्रों, ऐसे किरदारों को गढ़ा जाता था हमारे श्रेष्ठ साहित्यकारों के द्वारा
जिससे ये राष्ट्र प्रेम जगे कि हमारी महिला जो है वो भी सशक्त हैं और वो राष्ट्र के बारे में कितना, वो राष्ट्र के समक्ष अपने प्रेम को न्यौछावर कर देती हैं। इस तरीके से लोगों में जुनून भरा जाता था साहित्यकारों के माध्यम से उस समय। तो यहाँ पे जो स्त्री पात्र हैं, स्त्री पात्रों में आप देखिए यहाँ पे दिया है अलका, तक्षशिला की राजकुमारी हैं। अलका जो है ये तक्षशिला की राजकुमारी हैं। सक्तार की कन्या सुहासिनी, तो ये पूछा भी जाता क्वेश्चन कि सुहासिनी कौन है यहाँ पे। तो ये सुहासिनी के बारे में ये भी है कि जो राक्षस है, नंद वंश जो है वहाँ पे जो राक्षस करके एक मंत्री है, तो ये राक्षस की प्रणयनी भी हैं और ये नंद की नर्तकी भी हैं। और जो सक्तार है, सक्तार की ये कन्या भी है सुहासिनी, और चाणक्य से ये पहले से परिचित भी है। यहाँ पे कल्याणी जो है ये मगध की राजकुमारी है। हमने बात किया था नंद वंश जो है, तो महापद्म नंद जो है तो नंद वंश की राजकुमारी है, मगध राज की एक तरीके से एक कन्या है। नीला और लीला ये दोनों ही जो कल्याणी हैं यानी मगध की राजकुमारी जो हैं उनकी दोनों सहेलियां हैं, नीला और लीला करके। मालविका जो है ये सिंधु देश की कुमारी है, मालविका। कार्नेलिया जो है ये सेल्यूकस की कन्या है, सेल्यूकस की कन्या है कार्नेलिया। और देखिएगा कि प्रेमचंद जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, कार्नेलिया के माध्यम से जो है भारत की जो भारत का गौरव है उसका गुणगान किस तरीके से करवाएं कि कोई भी व्यक्ति जो बाहरी है, विदेशी भी है, वो भी आके भारत से किस तरीके से प्रेम कर बैठता है कार्नेलिया के माध्यम से। अरुणया मधुमेह देश हमारा। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, और इस तरीके से यहाँ पे देखिए पात्रों को क्रमशः यहाँ पे दिया गया है। अब हम यहाँ पे नाटक का सारांश आपको बताते हैं क्रमशः कि आप नाटक से परिचित हो पाए। हालांकि हम ये कभी रिकमेंड नहीं करेंगे कि बहुत ही संक्षेप में आप पढ़ के छोड़ दीजिए। जिस तरीके से हमने पार्ट वाइज स्कंदगुप्त नाटक करवाया है, आप सभी की डिमांड रहेगी तो हम स्कंदगुप्त नाटक की एक एक पंक्तियों को बहुत अच्छे से समझाएंगे। हमने दिव्या उपन्यास करवाया, स्कंदगुप्त नाटक करवाया, महाभोज करवाया, आपका बंटी करवाया, बहुत ही अच्छा प्रेम आप सभी का मिला हुआ है। तो इस तरीके से ये करने के बाद हम उसको क्रमशः पढ़ सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ते हैं तब तो आप एक एक किरदारों से परिचित होते हैं। सारांश तो सारांश होता है कि ओवरऑल आपको ओवरव्यू समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए नाटक का सारांश। नाटक का प्रारंभ कहाँ से होता है? नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से होता है। यहाँ पे चाणक्य हैं, सिंहरण हैं, आंभिक हैं, अलका हैं और चंद्रगुप्त हैं, सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। और ये नाटककार प्रसाद जी के द्वारा 325 ईस्वी पूर्व के समय अगर देखें तो जो भारत की राजनीति है उसको आधार बनाकर ये कथानक जो है खड़ा किया गया, कथानक जो है ये गढ़ा गया है। यहाँ पे पहले दृश्य में ये पता चलता है कि चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त को किस तरीके से उस राज्य को, जो राज्य संकट में है, उसे उबारना है। यानी पहले अंक में जिसमें 11 दृश्य को दिखाया गया है, इस अंक में मुख्य रूप से चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य का नंदकुल का सर्वनाश कैसे करना है, क्योंकि नंदकुल जैसे कुल अगर रहे तो हम हमेशा गुलामी की जंजीरों में बंधे रहेंगे। और सीमा की प्राप्ति की ओर प्रस्थान करना है। जो प्रतिपक्षी आंभिक है, आंभिक जो जाके विपक्ष से, एक तरीके से कह सकते हैं कि दुश्मन से मिल गया, सिकंदर से मिल गया, उसका खात्मा कैसे करना है, सिंधु तट पर उसका विरोध कैसे करना है। इनके अलावा जो दंडायन है उसके आश्रय में दोनों पक्ष को लोगों को एकत्रित करना है और दंडायन की ही प्रशंसा से कि चंद्रगुप्त कैसे आगे राजा बनेंगे, उनको सम्मान, उनकी राजनीतिक स्थिति की प्रतिष्ठा की भान लोगों को करवाना है। तो बहुत कुछ आपको, पहला जो अंक है जिसमें 11 दृश्य हैं, तो इस तरीके से पूरा ये विवरण है पहले दृश्य का। ये पता चलता है कि साम्राज्य पे संकट है। यूनान का सम्राट सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। तो कौन होता है सिकंदर? यूनान का सम्राट, ये सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। भारत की उत्तरी सीमा पर, भारत की, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जब आप भारत को इस तरीके से अगर देखें तो ये कुछ भारत की स्थिति होती है। तो यहाँ से आप देखिए कि ये जो है आपका बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यहाँ से लोग बहुत ही आराम से एंट्री करते हैं। और गांधार नरेश जो है आंभिक, वो सिकंदर से ही, दुश्मन से ही जाके मिल जाता है। यानी पश्चिमोत्तर का ही अगर देखें कि कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे सुरक्षा
का दायित्व निर्वहन नहीं करे तो फिर दिल्ली जैसे बीच में यानी केंद्र में राजधानी में आके कोई सत्ता को काबिज करे तो पूरा देश ही हाथ से निकल जाता है। तो यूनान का सम्राट सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। भारत की उत्तरी सीमा पर पहला राज गांधार का होता है। गांधार का राजकुमार आंबिक धन के लोभ से सिकंदर के साथ मिल जाता है। नाटक में इस घटना की सूचना सिंहरण, चाणक्य और आंबिक के बातचीत से पता चलती कि कुछ ऐसी घटनाएं जो है घटित हुई। सिंहरण कौन है यहाँ पे? तो सिंहरण है मालव राज्य का महाबलाधिकृत। उसने चंद्रगुप्त के साथ जब तक्षशिला में चंद्रगुप्त अध्ययन कर रहे थे और चंद्रगुप्त भी अध्ययन कर रहे थे वहीं पे सिंहरण भी कर रहे थे, ये सभी साथ में ही वहां पे अध्ययन कर रहे थे। तो वहां पे चाणक्य जो थे उस गुरुकुल के आचार्य थे जहां पे ये सिंहरण और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये पढ़ रहे थे। तो चाणक्य अपने गुरुकुल के स्नातकों को लेकर मगध के राजा के पास एक बार जाते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि जैसे ऐसी विपदा आन पड़ी है, तो देखिए एक शिक्षक जो है सिर्फ और सिर्फ देश की युवा पीढ़ी को या आप कह सकते हैं कि देश के भविष्य को ही तैयार नहीं करता, वो देश के प्रति इतना सजग रहता है कि अपने और भी कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो शिक्षक की महत्ता आप समझिए। तो यहां पे आप देखते हैं कि चाणक्य जो उस गुरुकुल के आचार्य हैं, चाणक्य अपने गुरुकुल के स्नातकों को लेकर मगध के राजा के पास जाते हैं कि कुछ तो तरीका निकले कि भारी सत्ता काबिज होने वाली है और आक्रमण कर रही है, तो हम इन चीजों से पार कैसे पाएं। तो गुरुकुल के स्नातकों को लेकर जब वो राजा नंद के पास जाता है तो वो तो अपने विलासिता के जीवन में डूबा हुआ है। चाणक्य को ये सहन नहीं होता और बहुत सारी कटुवार्ता होती है और अंततः जो नंद वंश का राजा है वो उन्हें अपमानित करके, धिक्कारित करके निकाल देता है। और ये एक जो ब्राह्मण है, जो गुरुकुल का आचार्य है, उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम आप देखते हैं कि विख्यात नाम, और उस गुरुकुल का आचार्य वो ये ठान लेता है कि इस नंद वंश का जो है समूल नाश कर रहेंगे, और वो अपनी चोटी को भी खोल देते हैं कि हम तभी बांधेंगे जब इसका सर्वनाश कर देंगे। वहां से वो चले आते हैं अपमानित होकर। अब उन्हें तलाश होती है कि हमें ऐसे व्यक्ति को खोज निकाले जो सच में जो उनका उद्देश्य है उस उद्देश्य में उनका साथ दे सके। चंद्रगुप्त को भी वहां से भागना पड़ता है। चाणक्य को देश की चिंता होती है कि एक और नंद वंश का भी हमें नाश करना है और दूसरी ओर आर्यवर्त की रक्षा भी करनी है, क्योंकि जो सत्ता में बैठा है वो तो कुछ करेगा नहीं, तो हमें इस समय एक गुरु का भी धर्म निर्वहन करना है, सत्ता को भी बचाना है। और एक मगध का आमात्य उनको फुसलाने के लिए आता है कि आप गुप्तचर का काम करिए। तो बहुत ही क्रोधित होते हैं और उस गुप्तचर को मुंहतोड़ जवाब देकर वापस उसको भेज देते हैं। बाहर आकर जब वहां से वो आते हैं, यानी जब अपने शिष्य को लेकर वहां पहुंचे थे, जब अपमानित होकर वहां से निकाले गए, तो वहां से वो आते हैं कि अब रणनीति बनानी है, आगे हमें चीज़ों को कैसे टैकल करना है, इसको कैसे हटाना है, देश को कैसे बचाना है। तो चंद्रगुप्त चाणक्य की मगध की कैद से छूटते ही बाहर आकर चाणक्य देश की शक्ति को संगठित करने के काम में जोरों तोरों से लग जाते हैं। और उधर पर्वतेश्वर जो पंजाब का है, उसने मगध के राजा को, मगध का राजा तो लायक था नहीं, और पर्वतेश्वर जो था वो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था, तो उससे भी बहस हो गई थी और वो अपनी बेटी कल्याणी का विवाह भी कराना चाहता था, वो भी नहीं हो पाया। तो वो कहीं ना कहीं क्रोधित था ही। उस समय इन राजाओं को कोई मतलब नहीं होता था कि देश पे विपदा आन पड़ी है, क्या है, मस्त है वो। ये नहीं कि जब भी कभी इस तरीके से कोई हमारी सत्ता पे काबिज होना चाहे तो उस समय हमें एकजुट होकर लड़ाई कर ले, बाद में फिर हो जाएंगे अपना अपना राज्य, पर ऐसा नहीं होता था। तो जो पर्वतेश्वर थे, ये इन्होंने मगध के राजा को शूद्र कहकर अपमानित कर दिया था, तो इनको तो मगध के राजा का साथ मिलने वाला नहीं था। और उस समय सबसे बड़ा मगध वंश, नंद वंश काबिज है उस पर। चाणक्य जानते थे कि अकेले जो पंजाब का पर्वतेश्वर है वो जो सुरक्षा नहीं कर पाएगा। आंबिक तो पहले ही हथियार डाल चुका है, दुश्मन से जाकर मिला है, तो वो सोचे कि मैं हाथ बढ़ाता हूं, मैं कुछ सहयोग करता हूं। लेकिन जो पर्वतेश्वर था, पर्वतेश्वर वो बात नहीं मानता है और अपमानित करके इन्हें भी अपने यहां से निकाल देता है। उधर जो सिंहरण है वो भी विदेशी आक्रमण की ओर से सचेत रहता है, और मगध का राजा नंद वो विलासिता में डूबा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सिकंदर
जो पूरे विश्व का विजेता बनना चाहता है वो उसकी तरफ आ रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मौज मस्ती में अभी भी डूबा हुआ है। और मगध का राक्षस, मगध का जो अमात्य, जो मंत्री होता है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पद होता है, वो राक्षस नाम का व्यक्ति लेके बैठा है। और वो जो व्यक्ति है वो अपने में ही डूबा हुआ है, अपनी प्रेयसी के आंचल को ही क्षितिज मानकर वही सारा संसार मान के उसी में डूबा पड़ा है। जब अमात्य सही नहीं है, राजा सही नहीं है, तो ये तो अंधेर नगरी अनबुझ राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा वाला नंदवंश का राज्य हो गया। और यहाँ पे दंडायन पान के तपोवन में अलका, चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिकंदर, सेल्यूकस एक साथ मिलते हैं। सेल्यूकस ने मूर्छित चंद्रगुप्त को सिंह से बचाया। तपोवन में सिकंदर के सामने चंद्रगुप्त के सम्राट होने की भविष्यवाणी करता है कि चंद्रगुप्त ही अगले सम्राट होंगे। चंद्रगुप्त सिकंदर के निमंत्रण पर कुछ समय के लिए यवन सेना के शिविर में जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त ने जो सिकंदर था उसकी सुरक्षा की थी, तो कुछ दिन के लिए उसे बुलाया जाता है, तो वो जो है चंद्रगुप्त उनके यहाँ पे जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो सेल्यूकस की पुत्री होती है, वहाँ उनका जो मंत्री होता है सिकंदर का, सेल्यूकस, उनकी पुत्री कार्नेलिया जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा चंद्रगुप्त से प्रभावित होती है। एक बार सिकंदर पर बहुत ही व्यंग्यात्मक पूर्ण ढंग से चोट कर दिया था किसने, चंद्रगुप्त ने, तो उनका ठहरना मुश्किल हो गया था और उन्हें वहाँ से निकलना था। उधर चाणक्य की सलाह से सिंहरण जो है वो चंद्रगुप्त और नटों का रूप धारण करके जो पंजाब है परवेश्वर की सेना के शिविर में जाते हैं, सिंहरण। और इधर जो मगध की राजकुमारी कल्याणी भी है, वो पुरुष देश में परवेश्वर के सिकंदर के साथ युद्ध होता है। प्रकृति उसका साथ नहीं देता, सिंहरण उसकी वक्त पर सहायता करता है, फिर भी जो परवेश्वर होता है वो विजेता तो नहीं हो पाता, लेकिन सिकंदर जो होता है वो पोरस से बहुत प्रभावित होता है, ये हमने बताया था। प्रभावित इसलिए होता है कि एक व्यक्ति जो है अकेला संघर्ष करा, आंभिक जैसे तुच्छ लोग तो आके समर्पण कर दे रहे हैं, तो वो जो है पोरस से बहुत प्रभावित होता है और उसके साथ जो है मैत्री कर लेता है कि हमें तो वीर पुरुष जो है उनको अपना दोस्त बनाना चाहिए। सिंहरण और अलका को, जो सिंहरण है और अलका को परवेश्वर के बंदी गृह में स्थान मिलता है। सिकंदर की नीयत मगध पर आक्रमण करने की होती तो है, जब ये होता है कि हमको जो है पड़ाव कहाँ पे डालना है, मगध पे आक्रमण करना है, मगध को विजित करना है, तो चाणक्य, चंद्रगुप्त और सिंहरण की किस प्रकार इसको रोका जाए वहाँ पे जाने के लिए, उसको विजिट करने के लिए, ये रणनीति बनाने में जो है ये लग जाते हैं। मालो गणराज के सैनिक चंद्रगुप्त को अपना सेनापति स्वीकार कर लेते हैं। अलका परवेश्वर को लोभ देती है। अब यहाँ पे अलका जो है परवेश्वर को लोभ देती है कि वह उसके साथ विवाह कर लेगी और बदले में वह सिंहरण को मुक्त करा लेगी। अलका परवेश्वर को बाध्यकारी कर, वह भी जो है मतलब वो बाध्यकारी तो करता है, लेकिन वो जो है कुछ जो है उसका जो है बहुत ज़्यादा अर्थ निकलता नहीं है। इसी बीच मालविका व चंद्रगुप्त के बीच प्रणय प्रेम पनपता है। जो सिकंदर है वो मगध पर आक्रमण करने की योजना बदल देता है। तो पहले ही वो आया था कि हमें आक्रमण करना है, लेकिन बाद में वो ये योजना ही बदल देता है कि हम आक्रमण करने के लिए आए हैं, हमको आक्रमण करना है। चंद्रगुप्त, सिंहरण आदि सामूहिक रूप से सिकंदर का मुकाबला करते हैं। युद्ध में सिकंदर घायल होता है। सिंहरण सिकंदर को प्राण शिक्षा देता है और चंद्रगुप्त कृतज्ञतावश सेल्यूकस को छोड़ देता है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त जो होता है, जो सिकंदर के साथ आया होता है सेल्यूकस, उसको कृतज्ञतावश जो है वो छोड़ देता है और सिकंदर इन सबसे मैत्री करके जो है वो मैत्री करके जो सिकंदर होता है इन सबसे मैत्री करके वो लौट जाता है। इस बीच चाणक्य राक्षस को अपनी चाल में जो है फंसा लेता है। राक्षस वही है मगध का जो मंत्री है। इसके परिणाम स्वरूप मगध का राजा नंद राक्षस के जो है वो विरुद्ध होता है। राक्षस के मगध पहुंचने पर ही उसको सुहासिनी के साथ ही बंदी बना लिया जाता है। सुहासिनी से प्रेम करता है और सुहासिनी सक्तार की बेटी होती है। बाद में सक्तार और भी लोग होते हैं, तो उन सबके साथ भी, क्योंकि नंद तो बहुत ही ज़्यादा दिमागदार तो था नहीं। ऐसे में चंद्रगुप्त जो है मगध के सैनिकों को पराजित करता हुआ नंद की राजसभा में आता है और प्रजा के सामने उसके अत्याचारों की कहानी दोहराई जाती है कि आप लोगों के साथ कितना गलत हुआ। इस ये जो साम्राज्य है, नंदवंश जैसे शासक आप लोगों के साथ कितना गलत किए हैं।
सक्टार नंद की हत्या कर देता है। सक्टार वही जो सुहासिनी का पिता है और यहाँ पे मंत्री था, वो नंद की हत्या करता है, तो सक्टार हत्या करता है। और जैसे ही हत्या करता है तो चंद्रगुप्त मगध का सम्राट जो है वो घोषित हो जाता है। सिंहरण और अलका का विवाह हो जाता है। परमेश्वर इसे अपमान समझकर मरना चाहता है, किंतु चाणक्य उसे बचा लेते हैं। चाणक्य के अंदर जो कूटनीति थी कि हर एक व्यक्ति में वो व्यक्ति समाज में सत्ता में जरूर होना चाहिए जो स्वाभिमानी है, साहसी है, निर्भीक है, और इसे बचाकर वो चंद्रगुप्त मौर्य का अनुगत बना देते हैं। उधर नंद की हत्या के बाद उसकी पुत्री कल्याणी अस्थिर हो जाती है। परमेश्वर उसे बलपूर्वक अपनी बनाना चाहता है, किंतु कल्याणी उसे मार देती है और स्वयं भी आत्महत्या कर लेती थी। यहाँ पे देखिए, परमेश्वर जो है उसे बलपूर्वक अपना बनाना चाहता है, लेकिन कल्याणी उसे मार देती है और खुद भी आत्महत्या कर लेती है। दूसरी तरफ मालविका भी चंद्रगुप्त को बचाने के लिए अपने प्राण दे देती है। चाणक्य से बदला के लिए राक्षस सेल्यूकस से मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि चाणक्य से बदला लेना है, तो जो नंद का राक्षस होता है मंत्री, वो सेल्यूकस से मिल जाता है, सिकंदर के सेल्यूकस से। और सुवासिनी जो है, जो सक्टार की कन्या है, सुवासिनी कैदी के रूप में कार्नेलिया के पास पहुंचा दी जाती है। कार्नेलिया विदेशी होती है। सेल्यूकस फिर से भारत पर आक्रमण करने की सोचता है, यानी सिकंदर तो जो गया, अब सेल्यूकस सोच रहा है कि हम आक्रमण करेंगे। दोनों में युद्ध होता है। कार्नेलिया को चंद्रगुप्त के साथ उसके पिता का युद्ध अच्छा नहीं लगता। कार्नेलिया को चंद्रगुप्त से प्रेम हो जाता है और चंद्रगुप्त उसे पसंद आता है, और वो नहीं चाहती कि उसका पिता जो है सेल्यूकस, वो चंद्रगुप्त मौर्य से जो है वो युद्ध करे। सही अवसर पर सिंहरण आकर चंद्रगुप्त की सहायता करता है और सेल्यूकस को कर देता है पराजित। चाणक्य सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त से करा देते हैं, और ये कार्नेलिया के माध्यम से ही गीत योजना इसी तरीके से किया गया है कि अरुणिया मधुमय देश हमारा, कि बाहरी लोग भी हमारे देश को, विदेशी लोग भी किस तरीके से प्रेम करते हैं। तो ये पूरा कथानक जो है 4 अंकों में विभक्त था और अलग अलग दृश्यों में विभक्त था। तो ये पूरा कथानक इस तरीके से ऐतिहासिक नाटक है, बड़ा नाटक है। आप पूरा नाटक पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हालांकि मैं सारांश जो है वो आपको इस तरीके से करा दिया है। यहाँ पे देखिए, नाटक में आपको हमने कहा था कि बहुत सारे गीत आपको देखने को मिलेंगे। तो नाटक में अगर करीबन देखें तो यहाँ पे 13 गीत हैं। नाटककार प्रसाद मूलतः कवि थे। उनके कवि मन की भावुकता और तरलता एवं उनकी किसी भी साहित्यिक रचना की प्रसाद दिए बिना नहीं रही। यही कारण है कि उनका गद्य भी काव्यमय हो गया। नाटकों में तो गीतों का प्रयोग संस्कृत साहित्य में होता था। हिंदी नाटकों में गीतों की प्रवृत्ति संस्कृत से ही आई है। पहले तो नाटक में गीतों का उद्देश्य दर्शकों को प्रभावित करना व उनका मनोरंजन करना होता था, किंतु बाद में गीत जो होता था वो मनोविज्ञानक परक होने लगा। अभी भी आप देखें कि गीत जो संगीत गाए जाते हैं या बनाए जाते हैं, वो उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य के साथ जो है गीत वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि प्रसाद के नाटकों में गीत निश्चय ही, अगर आप देखेंगे तो ये जो गीत हैं, ये जो भी गीत हैं, वो गीतों के पीछे कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक कारण है। किंतु बाद के नाटकों में देखें तो आप गीत बढ़ते ही गए हैं। सभी गीत भाव भाषा की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं, और इनके अलावा परिस्थितियों की दृष्टि से इस नाटक के गीतों को 5 भागों में बांटा भी जा सकता है। नाटक में कुछ गीत ऐसे भी हैं जो किसी एक से अधिक व्यक्तियों के आग्रह पर गाए गए हैं। जैसे सुवासिनी नंद के उद्यान में कई लोगों के समक्ष गाती है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों। तो ये कौन गाता है? सुवासिनी नंद के उद्यान में गाती है, यानी सक्टार की कन्या। नतमस्तक गर्व वहन करते यवन के घनरस कण ठहरते। इसी अंक में राक्षस भी गीत गाता है, जिसके श्रोता कौन है? जब राक्षस गाता है, मगध के कई नागरिक भी होते हैं। ऐसे गीतों की संख्या इस नाटक में 6 हैं। मालविका व सुहासिनी भी गाती हैं। 3 गीत मालविका चंद्रगुप्त के आग्रह पर गाती है, यानी चंद्रगुप्त जो है मालविका को कहता है, आग्रह करता है। तो यहाँ पे जो है मालविका जो है चंद्रगुप्त के आग्रह पे भी 3 गीत गाती है, और एक गीत तो कार्नेलिया के माध्यम से गवाया गया है। एकांत गीत में ऐसे गीत नाटकों के पात्रों न केवल एकांत में गाए हैं, बल्कि वो मन की प्रेरणा से स्वयं की ही तुष्टि के लिए भी 4 गीत गाए गए हैं, जिसे कार्नेलिया गाती है, अलका, कल्याणी व मालविका गाती हैं।
गीत गाने से इनकी मानसिक जो दशा है और मानसिक ऊहापोह है वो भी व्यक्त हुआ है। जिसे द्वितीय अंक में जब कार्नेलिया ये गीत गाती है कि अरुणिया मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुरधुन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुहे की समझ न पाया प्यारा। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से भी गीत आता है। ऐसे गीतों का भाव जो होता उत्तेजित करना भावनाओं को कि कैसी कड़ी रूप की ज्वाला गीत इस कोटि की। एक गीत है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। ये गाने से ही आपको लगेगा कि जैसे जन चेतना का कार्य करना है, इसका लक्ष्य जनमानस में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना है। ऐसे ही एक गीत अलका द्वारा जो परमेश्वर है उनके समक्ष गाया जाता है, जो एक तरह से एकांत गीत ही है, जिसका लक्ष्य परिस्थिति व भावना के रंग को गहरा देना है। राष्ट्र प्रेम संबंधी अरुणिया मधुमेह देश हमारा, ये सारे गीत तो गाए ही गए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे कई गीत गाए गए हैं। अब यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों पे जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण पंक्तियों में सिंहरण का कथन चाणक्य के प्रति है, मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज्यद्वेष से जर्जर हैं, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। तो ये सिंहरण का कथन चाणक्य के प्रति। त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब केवल परिणति से काम नहीं चलेगा। चाणक्य, ये चाणक्य के द्वारा कहा जाता है। मेरा देश है, मेरा पहाड़ है, नदियां हैं, मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं वहां जाऊंगी यवन। ये अलका का कथन सेल्यूकस के प्रति है। ये अलका वही है जो आंबी की बहन है और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत पात्र है। तो अलका कहती है कि मैं और कहीं क्यों जाऊंगी। इसको कार्नेलिया के पास भेज दिया जाता है। तुम मालव हो और यह मगध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना। परंतु आत्मसम्मान इतने ही से संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे। ये चाणक्य कहते हैं अपने शिष्य चंद्रगुप्त से। वह स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है कि जो मैं नहीं जानती वह दूसरे को धोखा देती है, अपने को भी प्रवंचित करती है। धधकते हुए रमणी वक्ष पर हाथ रखकर उसी कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है और राजकुमारी वही काम संगीत का तान सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों के सुख में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली बढ़ाया करती है। ये सुवासनी का कथन है, सक्तार की कन्या सुवासनी। रे पद दलित ब्राह्मणत्व देख, शूद्र ने निगड़बद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है। तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैसव सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो जाता हूं पौक। ये चाणक्य का कथन है। फूल हंसते आते हैं, मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरड़ी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, विश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने ही के लिए है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं। कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। ये मालविका का स्वगत चिंतन है। जाओ प्रियतम, सुखी जीवन बिताने के लिए और मैं रहती हूँ चिरदुखी जीवन का अंत करने के लिए। जीवन एक प्रश्न है और मरण है और उसका अटल उत्तर मालविका का स्वगत चिंतन। ये मालविका के द्वारा कहा गया है। महत्वाकांक्षा का मोती, महत्वाकांक्षा का जो मोती है निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिणा पर जाने की आयोजना करो। ये चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त के प्रति।
उसकी चिंता नहीं, पीछे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीतिलता भी उसी भांति विपित्तम में लहलाती है। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो चाणक्य, सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसी ही हो। बोलो, तुम लोग प्रस्तुत हो? ये जो है चाणक्य सिंहगढ़ से कहते हैं। राज्य किसी का नहीं, वह अनुशासन का है भाई। तक्षशिला तुम्हारी नहीं और हमारी भी नहीं है। तक्षशिला आर्यावर्त का एक भूभाग है, वह आर्यावर्त का होकर रहे, इसके लिए मर मिटो। ये अलका का कथन है। अलका वही है जो राष्ट्र प्रेमी कन्या है और गांधार की राजकुमारी कह सकते हैं, आम्भीक की बहन है। तो ये कहती है कि राज्य किसी का नहीं। तो यहां पे आपको दिखता है कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है, एकता जो होती है, वो एकता इसके अंदर दिखता है। वो चीज आम्भीक के अंदर नहीं है, इसलिए वो आम्भीक जो है वो सिकंदर के सामने घुटने टेक देता है, एक तरीके से देश से गद्दारी कर बैठता है। यहां पे देखिए, यवन सेनापति आय कृतज्ञ नहीं होते, आपको सुरक्षित आस्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कार्य था। ये चंद्रगुप्त का कथन है। तुम वीर हो सिकंदर, भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। चाणक्य ये सिकंदर से कहते हैं। प्रसाद जी ने विदेशी पात्रों के मुख से भी भारतीय गौरव का कथन कराया है, यानी यहाँ की गौरवगान को उन्होंने, उनकी गौरव गाथा को गवाया है। कानेलिया का अरुड़िया मधुमय देश हमारा शीर्षक गीत बहुत ही मार्मिक है। यहाँ पे पूरे गीत को दिया गया, अरुड़िया मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटक जीवन हरियाली पर मंगल कुंकुम सारा। लघु सरुधन संपंक पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खगजिस और मुंह किए समझ नीज निर् प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हिम कुंभले उषा सबेरे, भरती डलकाती सुख सवेरे। प्रस्तुत ये पंक्ति चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य से है। इसमें सेनापति सेलुकस की पुत्री कानेलिया ने गाया कि वो भारतीय संस्कृति एवं दर्शन से बहुत ही प्रभावित है तथा चंद्रगुप्त पर आसक्त देते हुए कहती है। और नाटककार ने इन पंक्तियों में अर्थ, गरिमा, अवगत, कल्पना की रमणीयता, इन सारी चीजों को जो है यहाँ पे उकेरा है। तो इस तरीके से आपका जो चंद्रगुप्त नाटक है, जिसमें हमने पात्र परिचय, नाटक का उद्देश्य, विषय वस्तु, साथ ही साथ इस नाटक का सारांश, प्रस्तुत जो प्रमुख पंक्तियां थी और ओवरऑल एक नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का पात्र परिचय, उन सारे मुद्दों पे हमने क्रमशः बात किया। मुझे उम्मीद है कि यूजीसी नेट के एग्जाम में अगर आप इस वीडियो को देखकर बैठते हैं तो आप अगर पूरे नाटक को नहीं पढ़ते हैं फिर भी आपका बहुत सारा काम हो जाना है इस नाटक से। फिर भी हम कहेंगे कि रेफरेंस जो बुक है उनको ज़रूर आप पढ़ें और कोशिश हमारी होगी कि हम इस चैनल पे उसको प्रोवाइड करें। लेकिन आप सभी से मेरा भी ये गुजारिश है कि अगर आपको थोड़ा भी इससे लाभ हो रहा है इन वीडियो से, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इन वीडियो को, ताकि हम इसी तरीके से कंटिन्यू इन सीरीज को आपका पाठ्यक्रम अगर देखें तो बहुत सारी अभी विधाएँ लगी हुई हैं, तो कंटिन्यू हो, एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा हमें मिलती रहे कि हम सीरीज आपके लिए बराबर इनको सीरीज को ला पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, आज के लिए हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं और